नमस्कार साथियों। जो राजस्थान की प्रमुख योजनाओं की जो हमने एक श्रृंखला चालू की थी, उसकी आगे श्रेणी में हम बढ़ते हुए, जिसके अंदर 2 स्कीम्स ली जा चुकी हैं, तो तीसरी स्कीम की आज हम बात करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो जो तीसरी जो मेजर स्कीम है राजस्थान सरकार की, वो है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। ये काफ़ी फ्लैगशिप स्कीम है, काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जो हर बार जो हम चीज़ें देखते हैं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को लिख देता हूँ कि सबसे पहले चीज़ें देखी जाती है कि ना शुभारंभ, जो हम 4-5 बातें करते हैं, उसके बाद में इनके आ जाते हैं आपके लाभार्थी, नोडल एजेंसी, उनके प्रावधान क्या है। तो ये जो मेजर जो 4-5 चीज़ें हैं कि जिसके अंदर की अगर इसके अंदर देखें तो इसकी थीम क्या हो गई, तो ये ही चीज़ें हैं जिन पर आरपीएससी हर बार फोकस करती है। तो इस स्कीम में भी हम प्री के हिसाब से इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे मेजर कि सबसे पहले अगर इस स्कीम को देखा जाए तो इसका मिशन क्या है। तो जिस प्रकार से इंदिरा रसोई योजना का कोई भूखा ना सोए, उस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इसका आपको रखना है कि स्वस्थ राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को आरपीएससी कैसे भी मॉडिफाई कर सकती है कि स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट बेस के हिसाब से, जो भी फैक्चुअल के हिसाब से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी बात करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो ये बात होती है शुभारंभ की। तो शुभारंभ कब से स्टार्ट हुआ था? शुभारंभ की आपको डेट मेजर स्कीम्स की हमेशा याद रखनी है, क्योंकि डेट जरूर वो आरपीएससी का फेवरेट पार्ट है और पूछती है हर बार। तो 1 जुलाई 2021 से इसका शुभारंभ किया गया था, जिसके अंदर 2 प्रकार की हमारे इंडोर, मतलब अगर आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, और एक डे केयर, तो जो भी ओपीडी सर्विस वगैरह होती है, तो दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे कैशलेस लाभ का है। तो इसके अंदर की कैशलेस, ये क्या नई चीज़ है? तो कैशलेस ऐसा है कि पहले जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, उनको अगर वो कहीं भी एडमिट होते थे, कोई उनका परिवारजन वगैरह, तो वो बिल्स पहले वो मतलब कि हॉस्पिटल में पैसा जमा कराते हैं, फिर वो बिल वो रीइंबर्स होते थे उनको। तो एक बार उनको पैसा देना पड़ता था, बट इस स्कीम के तहत ये सारा कैशलेस है, इनको एक बार भी पैसा देना नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक नई चीज़ हो जाती है। तो मिशन हो गया, शुभारंभ हो गया, जो आपको जो चीज़ें याद रखनी है प्री के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम। फिर तीसरी चीज़ आते हैं हम, तो इसके अंदर है नोडल विभाग। इसका नोडल विभाग थोड़ा अलग है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरपीएससी का एक फेवरेट पार्ट है कि कुछ चीज़ें अलग हमेशा वो पूछने की कोशिश करती है कि जिसके अंदर कि बच्चा कंफ्यूज हो। अब ये स्वास्थ्य से रिलेटेड स्कीम है, बट इसका जो नोडल विभाग है वो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है। ओके, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो काफ़ी यूनिक होते हैं, तो इनको आरपीएससी हमेशा फोकस करती है, तो इस पर आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है इसके अंदर, ये एक प्रशासनिक विभाग जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो इसका है वित्त, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसकी जो अलग अलग विंग्स है, उनमें से जो बीमा विंग है, ठीक है, तो वित्त विभाग की जो बीमा विंग है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर नोडल विभाग और प्रशासनिक विभाग, ये दोनों अलग अलग हैं। आरपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकती है कि नोडल विभाग कौन सा है और प्रशासनिक विभाग कौन सा है। तो इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं इसके अंदर, कि प्रशासनिक विभाग और नोडल विभाग। आगे चलते हैं, तो तीसरी चीज़ आते कि कौन कौन इसके पात्र लाभार्थी हैं कि जिनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो लगभग 13.5 लाख परिवार इसका फ़ायदा उठाएंगे। उन्हीं के अंदर लगभग 67.5 लाख के जो जनसंख्या है, ये इतने नंबर ऑफ जो भी पीपल्स हैं, इनको ये फ़ायदा मिलेगा। अब लाभार्थी हैं, तो लाभार्थी के अंदर ये स्टेटमेंट आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से लाभार्थी हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो ये जो भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये लाभार्थी इसमें थोड़े से याद रखने हैं कि एक तो माननीय विधायकगण हैं, जो भी अभी प्रेजेंट के अंदर विधायक हैं, उन्हीं के साथ जो पूर्व विधायक हैं, उनके बाद में जो भी न्यायिक, जो भी मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो लोग हैं, और ऑल इंडिया जो सर्विस सेवाओं के जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग हो गए, राज्य के सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों को तथा पेंशनरों को, एवं राज्य के जो सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड और निगम। तो ये जितने भी कर्मचारी हैं, मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो सरकार से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके जो भी सरकार में काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी, उन सभी को इसके अंदर श्रेणी के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है। जो हमने चिरंजीवी में बात की थी उसके अंदर अलग लाभार्थी थे, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है, तो उसके अंदर ये चिरंजीवी के अंदर एक बात कही भी गई थी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए सरकार RGHS स्कीम ला रही है, तो उनको उसमें एनरोल होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्हीं के हिसाब से ये स्कीम लाई गई है, जिसके अंदर की इन सभी लोगों को इसका लाभार्थी बनाया गया है। ये सेम स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ
हेल्थ स्कीम, उसी के बेस पे इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि वहाँ पे CGHS है और यहाँ पे RGHS है। आगे चलते हैं, उसमें तो प्रावधानों की बात करते हैं। तो प्रावधानों के अंदर अगर हम देखें तो इसमें एक ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर याद रखनी है, 1 जनवरी 2004। RPSC इसको मोल्ड कर सकता क्वेश्चन को ऐसे कि 1 जनवरी 2005 या 2003, तो ये आपके लिए एक जो भी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप एक हमारा हमेशा ये मतलब कि फोकस होना चाहिए कि जो भी डेट वाइज वगैरह हैं, ये ऐसी चीज़ें जिनके अंदर हम RPSC जहाँ हमें कंफ्यूज कर सकती है हम उससे बचने की कोशिश करें, तो उसी हिसाब से हमें इन चीज़ों को करना है। तो 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को एक तो इसमें है, और एक है 1 जनवरी के पश्चात। तो जो भी पूर्व के जो कर्मचारी हैं उनको तो असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा है, जो पूर्व वाले हैं उनको पूरी असीमित मात्रा के अंदर, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं लगाई गई है। बट 1 जनवरी 2004 के जो पश्चात हैं उनको सामान्य बीमारी के लिए तो 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त 5 लाख, तो टोटल अगर अप टू देखा जाए तो अप टू 10 लाख तक वो बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें जो गंभीर बीमारियां हैं, इसके ये हर बार ये चिरंजीवी में भी था, यहाँ पे भी है, तो इनकी एक लिस्ट गवर्नमेंट ने डाल रखी है अपनी वेबसाइट पे कि कौन कौन सी बीमारियों को वो गंभीर श्रेणी में मानती है सरकार। उसके अलावा एक 20,000 ये लिमिट, आप ये जो भी अमाउंट होती है ये याद रखें, क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी फेरबदल करके एक क्वेश्चन बनाया गया है कि 20,000 तक की इनको वार्षिक सीमा की आउटडोर जो भी OPD सर्विस है उनकी भी 20,000 तक की इसमें लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अलग अलग हो गया कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व और पश्चात में क्या क्या लिमिट रखी गई है, अमाउंट की क्या क्या बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। जो आउटडोर की है वो लिमिट क्या 20,000 है। आगे देखा जाए तो सेम जो गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम्स होती है उनके अंदर हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैकेजेस हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो जो CGHS वाले जो वर्णित जो पैकेज है 1854, उसी प्रकार से हमने देखा था कि जो चिरंजीवी स्कीम थी उसमें भी नंबर ऑफ पैकेज था। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों के पैकेज अलग अलग हैं, इनकी अमाउंट याद रखें, क्योंकि ये मतलब RPSC कई बार ये पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ पैकेजेस किस इस स्कीम में है, कितने चिरंजीवी में है, कितने RGHS में, इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम होगा। आगे देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं जिनको 3 लाख रुपए तक की पहले से ऑलरेडी बीमा धन की सीमा में केवल IPD सुविधा उपलब्ध है। अभी प्रेजेंट के अंदर कुछ जो भी लोग हैं जिनको 3 लाख तक की बीमा धन की जो सीमा अवेलेबल थी उनको RGHS में भी ये सुविधा लागू रहेगी। ऐसा नहीं कि वो अगर RGHS में एनरोल हो जाएंगे तो उनकी जो 3 लाख रुपए तक की जो बीमा धन की सीमा थी वो IPD के लिए वो बंद हो जाएगी। ये पहले का एक प्रोविजन चल रहा था जिसको सरकार ने कहा है कि ये आगे भी लागू रहेगा। उपचार की अगर प्रणाली की बात की जाए तो इसके अंदर मेजर फोकस आयुष पे किया गया है। ठीक है, चीज़ें और भी होंगी, एलोपैथी भी होगी, बट आयुष पे इन्होंने बोला है कि जो चिकित्सा परामर्श वगैरह वो आयुष पे इन्होंने काफ़ी मेजर फोकस किया। आयुष आप सब लोग जानते हैं, A आयुर्वेद, Y योग, U यूनानी, S सिद्धा और H होम्योपैथी। तो इसके अंदर इन्होंने ये चारों को इंक्लूड किया है, योगा को नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्धा। तो जो भी जो प्रोविजंस हैं जो इसके अंदर जो प्रणाली के लिए जो, तो वो आप अगर पूछा जाए तो कि आयुष के अनुसार इन्होंने जो भी परामर्श वगैरह हैं ये आयुष प्रणाली को यूज़ करते हुए करने हैं। एक और आखिरी पॉइंट देखा जाए तो राजकीय एवं निजी अनुमोदित अस्पतालों में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए RGHS के अंतर्गत पात्र लाभार्थी का पंजीकरण होना अनिवार्य है। काफ़ी ऐसी स्कीम्स होती है जिनके अंदर की जो लाभार्थी वगैरह होते हैं उनको ऑलरेडी वो अपने आप एनरोल हो जाते हैं। जैसे चिरंजीवी में हमने देखा था कि जो SECC और NFSA के जो लाभार्थी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वो ऑटोमेटिकली एनरोल हो गए थे उसके अंदर, उनको अलग से जाके पंजीकरण नहीं कराना था। बट इस स्कीम के अंदर जितने भी लाभार्थी होंगे उनको खुद से अलग से एनरोल करवाना है। ओके, उनका पंजीकरण कराना खुद से कराना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी पूर्व विधायक वगैरह हैं। तो ये मेजर जो चीज़ें थी इस स्कीम के बारे में जो हमने देखी है, जिसके अकॉर्डिंग इस स्कीम से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि और कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें हमने सभी चीज़ें देख ली हैं। तो ये हमारी आज तीसरी स्कीम थी। इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हम अगली स्कीम कर लेंगे। धन्यवाद।